और बढ़िया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसा हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर में देखा था कि कोई सा भी जो प्लांट बॉडी है वो जब रिप्रोडक्टिव फेज़ के अंदर में एंटर करने से पहले उसकी खुद की एक डेवलपमेंट होती है। यानी कि प्लांट जो है वो 3 अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई होती है। प्री रिप्रोडक्टिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़, 3 स्टेजेस में बटी हुई होगी। प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज़ के पहले का पोर्शन, जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा होता, जब उसके अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता, तब की फेज़। फिर आती है रिप्रोडक्टिव फेज़ जहाँ पर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है ऑर्गेनिज्म। और फिर आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ यानी कि जब रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है उसके बाद की। सेकेंड चैप्टर के अंदर में हमने प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर में इसी तरीके से कुछ इवेंट्स देखे थे, जैसे कि जो प्लांट्स होता है, जो जितने भी प्लांट होते हैं वो पहले क्या होते हैं कि एक सर्टेन हाइट तक पहले ग्रोथ होती है उनकी, और सर्टेन हाइट तक ग्रोथ होने के बाद ही वो आगे फिर उसके अंदर में फ्लावरिंग होनी शुरू होती है। अब आप कहेंगे कि ये सर्टेन ग्रोथ होनी ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा इस वजह से क्योंकि पहली बात कि जितने भी गैमेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर होता है मियोसिस, और मियोसिस में हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है मतलब वो बहुत सारी अपनी एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो उसके अंदर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ऑर्गेनिज्म जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जितनी एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करेगा, तो क्या उसके पास पहले से उतनी एनर्जी है? तो इसके लिए पहले क्या होना होगा कि उसकी बॉडी को पहले खुद एक लेवल तक डेवलप होना पड़ता है, और वही जो डेवलपमेंट है बॉडी का वो होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ में, यानी कि वो पहले खुद अपना डेवलपमेंट कर ले। उस डेवलपमेंट के बाद फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज़। ठीक है, तो यहाँ पर सेम केस अप्लाई होता है ह्यूमन के अंदर में भी। ह्यूमन में भी क्या होगा कि जब पहले प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है, फिर आती है रिप्रोडक्टिव फेज़, और फिर आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़। प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ और रिप्रोडक्टिव फेज़ के बीच का जो स्टेज होता है उसे हम लोग टीन एज कहते हैं, और उसी स्टेज में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। आपको पता कैसे चलेगा कि टीन एज हम कहते किसे हैं? तो यहाँ पर टीन एज जो वर्ड है ये आया हुआ है टीन से। ठीक है, टीन एज का मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ तक काउंट करते हैं, तो 13 to 19 ये जो होता है इसे हम लोग टीन एज कहते हैं। कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि 11 से 18 तक होता है या 17 तक होता है, तो ऐसा नहीं है। 13 में आता है टीन, जब हम लोग ऐसा लिखते हैं 13 तो इसके लास्ट में टीन आता है, और 19 में भी क्या होगा कि टीन आता है, लास्ट में क्या आता है? टीन आता है। तो यहाँ पर इसी वजह से इनको टीन एज बोला जाता है कि 13 से 19 तक। इसके पहले 12 में नहीं आता, 19 के बाद 20 में नहीं आता। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 ये जो ईयर्स होते हैं, 7 साल का जो गैप हो गया, 7 साल हो गया ना, तो 12, 7, 19, तो 7 साल का ये जो एज होता है इसे हम लोग टीन एज कहते हैं, और इसी स्टेज के अंदर में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। अब ये जो प्यूबर्टी है वो क्या है? तो प्यूबर्टी जो है इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़ की शुरुआत होना। ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो टीन एज में जो बच्चे होते हैं उसे उस एज को हम लोग एडोलेसेंट स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग अलग अलग स्टेजेस की बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन जो होता है सबसे पहले जाइगोटिक स्टेज में होगा। जाइगोट जो है वो फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो जो है वो फिर फीटस में कन्वर्ट होता है, फिर इन्फेंट, फीटस जो है वो फिर जब जन्म लेता है तो इन्फेंट कहते हैं, इन्फेंट बड़ा होके चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, चाइल्ड जो है वो अब बड़ा होके
अडोलेसेंट में कन्वर्ट होता है, फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है, और अडल्ट जो है फिर ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद डेथ हो जाती है। ये होती है ह्यूमन के अलग अलग स्टेजेस। तो यहाँ पर चाइल्ड से अडल्ट के बीच का जो स्टेज है, ये अडोलेसेंट स्टेज जो है, इसी स्टेज के अंदर में यहाँ पर बच्चा जो है वो टीन एज से होकर गुजरता है। टीन एज का मतलब यहाँ पर चाइल्ड था पहले, 13 के पहले वो चाइल्ड स्टेज में गिना जाता है, 11-12 साल का जो बच्चा होता है, और फिर वहाँ से जब वो 13, 14, 15, 16, तो वो अडोलेसेंट स्टेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो अडोलेसेंट स्टेज प्रौढ़ावस्था, हाँ यही बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अडोलेसेंट स्टेज कहते हैं, और फिर वहाँ से वो 19 के बाद 18 के बाद क्या हो जाता है कि वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से ये रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो जो स्टार्ट होती है जिस स्टेज के अंदर में, उसको हम लोग एडोलेसेंट स्टेज या फिर हम लोग टीन एज बोलते हैं। और ये जो शुरुआत है रिप्रोडक्टिव फेज़ की, इस स्टार्ट को, इस स्टेज की शुरुआत को बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी। जो चेंजेस होते हैं उसे हम लोग, वो जो स्टार्ट होता है, जो चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज़ के दौरान बॉडी के अंदर में जो कुछ भी चेंजेस होंगे उसके लिए मतलब एनसीईआरटी के अंदर में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि बॉडी में क्या कुछ चेंजेस होते हैं। आप अभी जिस स्टेज में हैं, आप जिस एज में हैं, आप सब टीन एज वाली स्टेज में हैं, तो आप अपनी बॉडी के अंदर में वो जो कुछ भी चेंजेस फील कर सकते हैं वो आपको पता होगा। मेल के अंदर में कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर में कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर हम उन चेंजेस की बात अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, वो जनरल सी बातें होती है, आपको पता है कि वॉइस का क्रैक कर जाना, ठीक है, और मस्कुलर बिल्ड होना मेल के अंदर में, फीमेल के अंदर में हाई पिच वॉइस हो जाती है, वो सारी चीज़ें, फेशियल हेयर मेल के अंदर में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको देखने को मिलती हैं प्यूबर्टी के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि जब एक ह्यूमन जो होगा वो एडोलेसेंट स्टेज से जब अडल्ट में आता है, मतलब जब रिप्रोडक्टिव फेज़ में जब वो होता है, तो रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और रिप्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम बना हुआ होता है, उसकी पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर में बात करने वाले हैं। ठीक है, आप इसे अगर आप लिखना चाहें तो आप जल्दी से लिख सकते हैं। प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस होते हैं मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के अंदर में, मतलब मेल चाइल्ड में और फीमेल चाइल्ड के अंदर में, उसका जो पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, अपने सिलेबस के अंदर में वो सारी चीज़ें आती नहीं हैं, और आती भी हैं तो बहुत ही कॉमन होती है, वो आपको पता होती हैं। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर सबसे पहला ही लिंक, जो फर्स्ट लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा कुछ कि प्यूबर्टी के
दौरान क्या कुछ चेंजेस ह्यूमन बॉडी के अंदर में होते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की जो ह्यूमन के अंदर में होंगे। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या कुछ होंगे, तो सबसे पहली बात, अगर आपको प्लांट के बारे में अगर वो कुछ याद है तो ठीक है, अगर आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं भी याद है तो हम ऐसा जनरली सोच लेते हैं कि क्या हो सकता है कि सबसे पहले हमको करवाना है, अगर रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन के लिए मेन चीज़ होती है गैमेट, है ना। तो गैमेट का फॉर्मेशन करना सबसे पहले ज़रूरी होगा। तो मेल बॉडी के अंदर में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट के फॉर्मेशन को सबसे पहला स्टेप जो होता है उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आ जाता है गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद ये जो दोनों गैमेट बनेंगे उनको, ये चूँकि अलग अलग बॉडी में बन रहे होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। मेल जो होंगे वो सिर्फ मेल होंगे, फीमेल बॉडी के अंदर में सिर्फ फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ह्यूमन जो होते हैं वो जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। कुछ जो मेल्स होते हैं वो इंट्रासेक्सुअल और इंटरसेक्सुअल भी होते हैं, लेकिन हम उसकी बात कभी आगे करेंगे जेनेटिक्स वगैरह के अंदर में, या कभी किसी और चैप्टर के अंदर में, किसी और टॉपिक के अंदर में। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में क्या होता है कि एक बॉडी में सिर्फ एक ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो इन दोनों गैमेट्स को आपस में मिलाना भी है, तो इन दोनों गैमेट्स को आपस में पास लाने के लिए जो चीज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। जनरली ऐसा होता है, नेचर में हमेशा ही ऐसा होता है। आपने चैप्टर फर्स्ट भी अगर पढ़ा होगा, हालांकि अब सिलेबस से वो हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको नॉलेज होगी, आपने 11th में भी अपने अगर ध्यान दिया होगा, तो जितने भी मेल गैमेट होते हैं नेचर के अंदर में, मोस्टली, हम ऐसा नहीं बात कर रहे कि सारे के सारे मेल गैमेट होंगे, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूवेबल होते हैं, वो मूव करते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स जो होती हैं वो साइज़ में बड़ी होती हैं और इमूवेबल होती हैं, वो मूव नहीं करती हैं। मेल गैमेट मूव करता है, तो यानी कि मेल को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना होता है, फीमेल कभी भी मेल के पास वहाँ पर नहीं पहुंचती है। तो इंसेमिनेशन यानी कि यहाँ पर इंसेमिनेट करना, सीमेन का ट्रांसफ़र करना, ठीक है। सीमेन क्या होता है, सीमेन, इंसेमिनेट के अंदर में वर्ड आ रहा है सीमेन। तो इंसेमिनेट यानी कि सीमेन का, इन सीमेन को ट्रांसफ़र करना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी कि सीमेन हम लोग बोलते हैं वो कंपाउंड जिसके अंदर में जो स्पर्म सेल्स होंगे, मेल गैमेट जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल्स। तो स्पर्म सेल्स जो होंगे वो जिस कंपाउंड में, जिस मीडियम में, जिस लिक्विड के अंदर में भरे पड़े रहते हैं, उस मीडियम प्लस स्पर्म सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे, लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अगर हम लोग बात कर लें तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन होना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फिर जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उन दोनों को आपस में पास में लाना होगा, तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। तो यानी कि मैंने आपको बताया कि इंसेमिनेशन सीमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करना, सीमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट भी आप बोल सकते हैं या फिर सीमेन भी बोल सकते हैं, हालांकि ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, मेल गैमेट अलग होता है, सीमेन अलग होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप मेल गैमेट का ट्रांसफ़र करेंगे या तो फिर सीमेन का ट्रांसफ़र करेंगे इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में मेल गैमेट का ट्रांसफ़र करना क्या बोला जाता है, इंसेमिनेशन। तो सबसे पहले हमने गैमेट बनाया, गैमेट को फिर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र जब करेंगे तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये तो एकदम अखंड बात है, फ्यूज़न ऑफ, नेचर में हमेशा ही चला रहा होता है, सदियों से एक ही डेफिनेशन चला आ रहा है कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। आप भी सदियों से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। तो फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये हर जगह पे अप्लाई होता है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, ठीक है, हर जगह पे अप्लाई होता है, ह्यूमन बॉडी हो। तो फर्टिलाइजेशन सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। एक बार जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले हमने गैमेट बनाया, गैमेटोजेनेसिस, फिर उसको हमने ट्रांसफ़र किया। प्लांट में इसको कहते थे पॉलिनेशन, ह्यूमन में हम लोग कह रहे हैं इंसेमिनेशन, यानी कि इंसेमिनेट करना, फीमेल गैमेट को, मतलब सॉरी, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का काम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाने का काम, और फिर उन दोनों गैमेट का हो जाएगा फ्यूजन, जिसको हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है जाइगोट, और फिर इस जाइगोट का होता है इम्प्लांटेशन,
यानी कि जाइगोट को एक प्रॉपर जगह दी जाती है, इम्प्लांट किया जाता है, एक जगह पे जोड़ के रखा जाता है, एक तरीके से एक जगह पे सुरक्षित रख दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। लिखेंगे फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। एंड ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? इट्स अटैचमेंट and its attachment to the uterine wall। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि जब एक बार फ्यूज़न हो गया तो फ्यूज़न होने के बाद हम फ्यूज़न को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है जाइगोट। और जाइगोट जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रॉपर जगह दे देंगे, प्लेस दे देंगे, जहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा, रह जाएगा वहीं पे, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या होता है ये? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? तो ब्लास्टोसिस्ट हम लोग कहते हैं जाइगोट की ही एक स्टेज होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर में डिटेल में कि जाइगोट की कौन कौन सी स्टेज होगी, वहाँ पर कितने सेल्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे जाइगोट इम्प्लांट होते हैं, सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट अभी के लिए आप याद रखेंगे, ये एक जाइगोट की स्टेज होती है। तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्मेशन होना ब्लास्टोसिस्ट का और उसका डेवलपमेंट होना, एंड इट्स अटैचमेंट, और इसका अटैच होना टू दी यूटेराइन वॉल। जो यूट्रस की वॉल होगी, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में यूट्रस एक पार्ट होता है, उसी यूट्रस के किसी एक वॉल में जाकर वो क्या हो जाएगा कि जो जाइगोट बना हुआ रहेगा, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं, वो जाकर अंदर में चिपक जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं गस्टेशन की। अगला स्टेप जो आता है वो आता है गस्टेशन। गस्टेशन को हम लोग कहते हैं, गस्टेशन हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। ठीक है, यानी कि एक बार जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया यूटेराइन वॉल के साथ, तो अब वहाँ पर उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, फिर वो फीटस में कन्वर्ट होगा। तो ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं गस्टेशन। आपने वर्ड सुना होगा गस्टेशन पीरियड, कि कितने टाइम का गस्टेशन पीरियड है ह्यूमन की बॉडी में। जैसे जनरली हम लोग कहते हैं कि 9 महीने का होता है ना, तो वो 9 महीने का एग्जैक्ट नहीं होता है, उसकी आगे भी बात करेंगे हम लोग। तो गस्टेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और उसके बाद वाली स्टेज जो फाइनल स्टेज होती है उसे हम लोग कहते हैं पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, होम डिलीवरी हो जाती है भाई सब बेबी की, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्च्यूरेशन। बात आ गई होगी समझ में, आई थिंक। चलिए, तो ये था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। जल्दी से आप इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। ये सारे के सारे जो इवेंट्स होते हैं ये प्यूबर्टी के बाद होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि प्यूबर्टी के दौरान जो इवेंट्स होंगे उसका जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर आती है, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर सामने आती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी के अंदर में जो गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है, गैमेटोजेनेसिस जो होता है, जो पहला स्टेप था हमारा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेल बॉडी जो स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करती है वो दरअसल ओल्ड एज में भी होता है। मतलब 70-75 के एज तक भी मेल बॉडी में, ओल्ड मेल बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि फीमेल बॉडी के अंदर में अराउंड 45 तक वो सीज हो जाता है। 45 की एज के बाद यहाँ पर कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, मेनोपॉज आ जाता है और गैमेट का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस होता है कि मेल बॉडी के अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा चलता रहता है। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मरते दम तक होगा, क्योंकि 75-80 की एज तक भी अगर गैमेट बन रहा है तो उसके बाद तो ह्यूमन की लाइफ बचती ही नहीं है। और फीमेल बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो 35 के अराउंड से फिर कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। 35 की एज की भी जो फीमेल्स होती हैं, अगर वो कंसीव करती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, अगर वो मतलब अगर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं, तो वहाँ पर उनके जो बच्चे होंगे मतलब उनको करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, या फिर हमको कई बार डिफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है कि बच्चों के अंदर में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, बच्चे अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं हो पाते हैं, होते हैं तो उनके अंदर में कुछ सर्टेन डिजीज़ेस होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो 35-40 की एज के बाद जो फीमेल जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ना रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है।
वैसे नेचर जो है वो खुद ही उनको धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देती है और 50 की एज तक आते आते मोस्टली हम लोग चलो पकड़ के चलते हैं कि 50 की एज जो है उसके बाद फीमेल बॉडी के अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अभी आज का इंट्रोडक्शन वाला समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के अंदर में हम लोग बात करेंगे इसी से आगे और भी डिटेल के अंदर में। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। थैंक यू।